तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। इसके अंदर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये बताऊंगा, उसके जो जनरल रूल्स होते हैं वो के बताऊंगा, उसके जो एक्सेप्शंस है वो बताऊंगा, और सेक्शन 2 में जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है उनके बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल एग्रीमेंट, वर्ड एग्रीमेंट, रेसिप्रोकल प्रॉमिस और बहुत सारी चीज़ें हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार और आप देख रहे हैं लॉ एस्पायरेंट्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लॉ एस्पायरेंट्स में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मुझे और मोटिवेशन मिलेगी वीडियोस बनाने के लिए और आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं स्किप होगी जो आप इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में। जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि इसका शॉर्ट टाइटल जो है, मतलब कि जो एक्ट है इसका शॉर्ट टाइटल है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और जो एक्सटेंड है, मतलब कि ये कहाँ तक फैला हुआ है, कहाँ कहाँ लागू होता है, इसका जो एक्सटेंड है वो होल ऑफ इंडिया, मतलब कि पूरी इंडिया में होता है एक्सटेंड। और इसका जो कमिटमेंट है, मतलब कि ये कब से लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1 सितंबर से, मतलब कि फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, मतलब कि सितंबर 1 से ये लागू हुआ था। और ये जो बनाया गया था, ये कब बनाया गया था, ये जो इनेक्ट किया गया, ये बनाया गया है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल 1872। ठीक है दोस्तों, और जो एक्ट नंबर है ये है एक्ट नंबर 9। एक्ट नंबर क्या होता है, मतलब कि 1872 ये जो ईयर है, इस ईयर में ये 9वां एक्ट है, मतलब कि ये जो एक्ट बनाया गया 9th एक्ट है इस ईयर का, इसलिए एक्ट नंबर 9 है। और ये एनफोर्स किसने किया गया था, मतलब कि किसने एनफोर्स किया था, ये लागू किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। ये जो है ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे किया गया था लागू। इसमें जो टोटल सेक्शन है वो 238 है। पहले इसमें 266 सेक्शन हुआ करते थे, बट अब एट प्रेजेंट 238 सेक्शन है इसमें। अब बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में क्या क्या है। इसको दो पार्टों में बांटा गया कॉन्ट्रैक्ट को। पहला जो है सेक्शन 1 to 75, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के बारे में बताया गया, मतलब कि इसमें जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया आपको कॉन्ट्रैक्ट के। ठीक है दोस्तों, और जो सेक्शन 124 to 238 है उसमें कॉन्ट्रैक्ट सेकंड के बारे में बताया गया, मतलब कि उसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, मतलब कि इंडेमनिटीज़ क्या होती है, गारंटी क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, प्लेज क्या होता है और एजेंसी क्या होता है, इनके बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में, जो कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप ये प्रपोजल, ये एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, मतलब कि जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, इसका मतलब समझ लेंगे, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये समझ सकते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलके एग्रीमेंट बनते हैं, वर्ड एग्रीमेंट बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, वर्डेबल एग्रीमेंट क्या होता है, वर्ड एग्रीमेंट क्या होता है, ये सब आप समझ पाएंगे। और इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बिल्कुल आसानी से आपको स्टडी करने में आसानी हो जाएगी, मतलब कि। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका मेन फोकस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को जब आप पढ़ें तो जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है इसको आप अच्छे से याद कर लें, अच्छे से दिमाग में बिठा लें, इसकी जो मीनिंग है, डेफिनेशन है, उनको समझ लें। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम आपको यही बताएंगे। तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 2 में बताया गया है, तो इसमें जो पार्ट दे रखे हैं ABCDEFGH करके, तो सबसे पहले जो पार्ट है, मतलब कि सेक्शन 2A में क्या दिया गया, 2A में दिया गया प्रपोजल। तो दोस्तों, प्रपोजल क्या होता है, प्रपोजल वो होता है व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। ठीक है दोस्तों, विद ए व्यू टू ऑब्टेनिंग द एसेंट of that other to such act or abstain, he is said to make a proposal। मतलब कि जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करने या ना करने की किसी दूसरे व्यक्ति को इच्छा बताता है अपनी, और वही व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति है जिसे उसे वो इच्छा बताई जा रही है, वो उस स्वीकृति करने, मतलब उस उद्देश्य को, उसकी जो इच्छा है, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा बताएगा, किस उद्देश्य से बताएगा, कि उस कार्य को करने या ना करने के लिए सामने वाला पर्सन भी अपनी इच्छा प्रदान कर सके, मतलब कि अपनी स्वीकृति प्रदान कर सके, तो उसको प्रपोजल कहेंगे। मतलब कि अगर आपको कोई कार्य करवाना है किसी दूसरे पर्सन से, तो मैंने उसको एक प्रपोजल किया कि आप ये करो या ये मत करो, और सामने वाला अपनी उसी को इच्छा प्रदान करता है कि हाँ मैं ये करूँगा कि नहीं करूँगा, तो उसको प्रपोजल कहा जाता है। यदि हम सरल भाषा में जाने तो ये कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी कार्य को करने या ना करने की अपनी इच्छा इस उद्देश्य से प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति भी
उस कार्य को करने या न करने की सहमति प्रदान कर सके तो उसे प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 2B की, जिसमें एक्सेप्टेंस और प्रॉमिस बताया गया है। तो एक्सेप्टेंस कब आएगा, तो आप ये समझिए कि जब प्रपोजल करेंगे तभी तो एक्सेप्टेंस आएगा। मतलब कि आप किसी को प्रस्ताव दोगे सामने वाले पर्सन को, तो भी तो वो उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करेगा। तो अगर एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस क्या होती है, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, मतलब कि जिस पर्सन को प्रस्ताव किया गया हो, ठीक है, तो सिग्निफाइज हिज असेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मतलब कि जो प्रस्ताव किया गया है उस पर्सन से और उसने उस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी हो, मतलब कि एक्सेप्ट कर दिया हो, एक्सेप्टेड हो, तो उसे एक्सेप्टेंस कहते हैं। मतलब कि उसने उस कार्य को करने के लिए अपनी सहमति दे दी हो, तो उसे एक्सेप्टेंस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और सरल भाषा में अगर इसे समझें एज ए डेफिनेशन कि स्वीकृति क्या होती है, तो उसको ये कहेंगे कि जब वह व्यक्ति जिससे प्रस्ताव किया गया है प्रस्ताव के प्रति अपनी सहमति देता है तो कहा जाता है कि प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है। मतलब कि जो प्रस्ताव किया गया है वो हो गया प्रपोजल, और अगर उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया तो वो हो गया एक्सेप्टेंस। ठीक है दोस्तों, इसी में बताया गया कि प्रॉमिस क्या होता है। तो प्रॉमिस बहुत ही ईजी है, जब प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों मिल जाते हैं तो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। मतलब कि जब प्रपोजल एक्सेप्टेड हो जाता है, मतलब कि जो प्रस्ताव है उसको हम स्वीकृत कर लेता है वो पर्सन, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 2C की। तो सेक्शन 2C में प्रॉमिसर और प्रॉमिसी बोला गया है। तो दोस्तों ये भी बहुत ईजी है। जैसे कि आप ये समझिए कि एक व्यक्ति जो प्रस्ताव कर रहा है वो प्रॉमिसर होगा, मतलब कि जो ऑफर दे रहा है, जो प्रपोजल कर रहा है वो प्रॉमिसर होगा, और जो उस ऑफर को, उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा वो प्रॉमिसी होगा। जैसे कि हम इसमें पढ़ते हैं, व्हेन द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड एज प्रॉमिसर। ठीक है, द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसी। मतलब कि जिसने प्रपोजल मेकिंग, मतलब कि प्रपोजल प्रस्ताव दिया है वो प्रॉमिसर होगा, और जो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेगा वो प्रॉमिसी होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन प्रॉमिसर होता है कौन प्रॉमिसी होता है। प्रॉमिसर वो होता है जिसने ऑफर दिया है कि आप ये करें ये ना करें, और उस ऑफर को एक्सेप्ट करना या डिनाई करना वो प्रॉमिसी होता है। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो प्रॉमिसी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं सेक्शन 2D की। तो सेक्शन 2D में कंसिडरेशन बताया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से याद करना, ध्यान से समझना कि कंसिडरेशन क्या होता है। इसको हिंदी में प्रतिफल भी कहा जाता है। तो कंसिडरेशन के बारे में बात करेंगे, तो अगर आपको ये डेफिनेशन बहुत बड़ी लगती है याद करने में, तो इसके आप 3 पार्ट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम समझाते हैं कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, ठीक है, मतलब कि डिज़ायर किसकी होगी, प्रॉमिसर की। प्रॉमिसर कौन होता है, जो ऑफर करता है। ठीक है, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज़ डन और एब्सटेन्ड फ्रॉम डूइंग और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग और प्रॉमिस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, such act or abstains of promise is called a consideration for the promise। मतलब कि इसमें ये समझिए कि जो प्रॉमिसर होता है, मतलब कि जिसने जो प्रस्ताव किया है, मतलब कि जो प्रॉमिसर होता है उसकी इच्छा द्वारा जो प्रॉमिसी है, मतलब कि जो प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रहा है या फिर उसके बिहाफ पे कोई अदर पर्सन कोई कार्य करता है, ठीक है, या फिर कर रहा है या फिर करने का वचन देता है। मतलब कि इसमें यह है कि जब प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी या कोई अन्य व्यक्ति उसके कार्य को किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ठीक है, या करता है या नहीं करता है, या करना मतलब कि करने का वचन देता है या फिर नहीं करने का वचन देता है, तो उस वचन के प्रतिफल को, मतलब उस वचन को प्रतिफल कहा जाएगा। मतलब कि आप इंग्लिश में ऐसे समझें कि व्हेन एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, मतलब कि किसकी इच्छा पे, प्रॉमिसर की इच्छा पे प्रॉमिसी
और एनी अदर पर्सन, प्रॉमिसी या फिर कोई और व्यक्ति, हैज़ डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कि कर चुका है या फिर नहीं किया है, या फिर कर रहा है या फिर नहीं करेगा, ठीक है। या प्रॉमिसेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब कि फ्यूचर के आगे, मतलब करेगा, करने का फ्यूचर दे रहा है, मतलब कि इसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों बोला गया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। इसमें पास्ट के बारे में बोला गया कि करेगा कि नहीं कर, मतलब करा है कि नहीं करा है। फिर अभी वो प्रेजेंट के बारे में होगा कि किया कि नहीं किया। फिर उसमें फ्यूचर के बारे में होगी, वचन देगा कि करेगा कि नहीं करेगा। तो वो सारे जो वचन है ये पूरा है, उसको प्रतिफल में बोला गया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर किसी को भी हिंदी में नोट्स चाहिए हो या इंग्लिश में नोट्स चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकता है या फिर कमेंट में मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है दोस्तों। कंफ्यूज मत होना, आराम से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब बात करते हैं सेक्शन 2E की, एग्रीमेंट के बारे में हम बात करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत ही ईजी है। एग्रीमेंट क्या होता है, जब प्रपोज़ल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस बना देते हैं और वही प्रॉमिस और कंसिडरेशन आपस में मिक्स हो जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। मतलब कि प्रॉमिस और कंसिडरेशन, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, ये चार चीज़ें जब मिल जाएंगी तो एग्रीमेंट बनेगा। इसमें ये लिखा गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब कि जो प्रॉमिसी है और प्रॉमिसर है, इनके द्वारा जो भी प्रॉमिस किया जा रहा है और वो प्रॉमिसी और प्रॉमिसर के लिए कंसिडरेशन के रूप में फॉर्मिंग हो रहा है, मतलब कि जो भी ये प्रॉमिस कर रहे हैं वो कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल बन रहा है उससे, तो उसको एग्रीमेंट कहा जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर किसी भी एग्रीमेंट में प्रतिफल नहीं है, मतलब कि कंसिडरेशन नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब बात करते हैं सेक्शन 2F की। 2F क्या है, 2F में है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। मतलब कि ऐसा प्रॉमिस जो कि कंसिडरेशन बनाता है, मतलब कि दो व्यक्ति हैं उनके बीच में प्रॉमिस हो रहे हैं। अगर मैंने आपसे प्रॉमिस करा तो आपने भी मेरे को प्रॉमिस किया, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होएगा। मतलब कि हम एक दूसरे से प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस से हमें कंसिडरेशन मिल रहा है, मतलब कंसिडरेशन के रूप में है वो प्रॉमिस, ठीक है। क्योंकि कंसिडरेशन क्या होता है, कंसिडरेशन ये होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में आपको कुछ मिल रहा है, तो कंसिडरेशन कहा जाएगा। वैसे ही इसमें बताया कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस वो प्रॉमिस होता है कि जो कंसिडरेशन के रूप में आपको मिलता है वो प्रॉमिस वापस, या फिर आप उसको ऑफर करते हैं प्रॉमिस, तो वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। मतलब कि दोनों की तरफ से प्रॉमिस किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन 2G की। 2G में क्या है, वॉइड एग्रीमेंट। तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, तो एग्रीमेंट आपको पता ही है कि जब प्रपोजल कोई करता है उसको कोई एक्सेप्ट कर लेता है और उन दोनों के बीच में प्रॉमिस हो जाता है और वो प्रॉमिस कंसिडरेशन के रूप में बदल जाता है, ठीक है, तो एग्रीमेंट बन जाता है, ठीक है दोस्तों। तो वो एग्रीमेंट अगर लॉ से एनफोर्स हो जाता है, मतलब कि जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है, वो वॉइड नहीं है। मतलब कि अगर आप कोई ऐसा एग्रीमेंट करते हैं कि जो कानूनी नज़रों में अवैध नहीं है, वैध है, तो वो क्या बोलते हैं, वर्ड एग्रीमेंट नहीं होगा। बट अगर वो लॉ से एनफोर्स नहीं हो सकता, मतलब कि लॉ उसको अवैध मानता है उस एग्रीमेंट को, तो वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट होगा। इसमें लिखा गया है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ वॉइड। मतलब कि ऐसा कोई भी करार जो कि सरकार द्वारा, कानून द्वारा उसको खारिज कर दिया जाएगा, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, तो वो वॉइड एग्रीमेंट माना जाएगा। जैसे कि आपने कोई एग्रीमेंट कर लिया कि इस लड़के का खून करना है, तो आप इतने इतने पैसे ले लो, तो आप उससे एक एग्रीमेंट कर रहे हो, बट उसको आप लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते, नहीं, क्योंकि आप मर्डर के चार्ज में अंदर चले जाओगे, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड होगा, जो वैलिड नहीं होगा, ठीक है दोस्तों।
तो वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है? जो लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते आप, मतलब कि लॉ द्वारा लागू नहीं करवा सकते। कि अगर जैसे कि आपने, जैसे मैंने बताया अभी, कि उस इंसान को बोला कि आपको उसका लड़के का मर्डर करना है, और अगर वो मर्डर नहीं करता तो ये नहीं है कि आप कोर्ट में आके खड़े जाओगे कि मैंने तो उसको पैसे दिए थे, इसने उसको मर्डर नहीं किया, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो इसमें तो आप खुद फंस जाओगे, तो ये एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, वैलिड नहीं होगा। तो जो आप लॉ से एनफोर्स नहीं करवा सकते वो वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है, ठीक है। और वो एग्रीमेंट जो आप एनफोर्स करा लेते हो वो उसको क्या कहते हैं, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात कर रहे थे, तो हम सबसे इंपॉर्टेंट ये कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये समझे। तो बहुत ही ईजी है, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्स करवा ले हम, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, आपने ये पढ़ा कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिसर प्रॉमिसी क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखिए दो चीज़ें हैं कि जो एग्रीमेंट है वो आपको पता लग गया कि प्रपोजल होगा, एक्सेप्टेंस होगा, प्रॉमिस होगा, कंसिडरेशन होगा, तो एग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है। एग्रीमेंट बनने के बाद अगर वो लॉ से एनफोर्स हो सकता है, मतलब कि कानून द्वारा उसको मतलब वैलिड मान सकते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर कानून द्वारा वो वैलिड नहीं है तो वो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें यही बोला गया कि ऐसा करार जो कि कानून द्वारा एनफोर्स हो जाए, जो लागू हो सकता है, तो उस करार को आप कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि संविदा कहेंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 2I की। 2I में क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि ये समझिए कि आपने किसी को अपनी प्रॉपर्टी दान दे दी, ठीक है, तो वो वॉइड माना जाएगा, सॉरी वैलिड माना जाएगा। बट अगर ये पता लगता है कि जो आपने दान करी है वो आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, आपको गन पॉइंट के ऊपर धमकाया गया, मारा पीटा गया, और फिर ये साबित हो जाए कि आपको मारा पीटा गया, तो जो आपने दान किया है, जो कम पैसों में बेचा है, जो एग्रीमेंट के थ्रू बेचा है, तो वो सिचुएशन के हिसाब से अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आपकी उसमें कंसेंट नहीं थी, फ्री कंसेंट नहीं थी, आपको गन पॉइंट पर रखा गया, आपको धमकाया गया, डराया गया, मतलब कि फ्री कंसेंट, विदाउट फ्री कंसेंट आपने वो एग्रीमेंट किया है, तो वॉइडेबल हो जाएगा। और ये करेगा कौन? कोर्ट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ये लिख कहा गया है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, एन एग्रीमेंट इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर of the parties thereto, and it is not enforceable by law at the option of the other or other। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है वो दो पार्टीज के बीच में किया गया है, बट जो एक पार्टी है उसके मुताबिक हुआ है, मतलब कि जो उसमें टर्म एंड कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट की, वो उसको फुलफिल करता है और वो उसके बिल्कुल सही बैठती है, मतलब कि जो उसके अंदर कंडीशंस दी गई हैं वो सही है बिल्कुल उसके लिए। बट जो दूसरी पार्टी है उसके लिए वो कंडीशन ठीक नहीं है, उसने उसमें फ्री कंसेंट में दी गई है, उसको ज़बरदस्ती वो कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया है। तो अगर दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट है, दोनों पार्टी राज़ी हैं, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। बट अगर दोनों में से एक को भी प्रॉब्लम है उस कंडीशन से, उस कॉन्ट्रैक्ट से, तो वो आगे चल के वॉइडेबल हो सकती है, ठीक है दोस्तों। या फिर मिस एप्रोप्रिएशन किया गया हो, धोखे में रखा गया हो, दबाव बनाया गया हो, अंधेरे में रखा गया हो, कपट से किया गया हो, मतलब ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो, वो वॉइडेबल हो सकता है आगे चल के। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है पार्टीज़ पे, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सेक्शन 2J की। 2J में है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसको फुलफ़िल करने से पहले ही वो वॉइड हो जाए, मतलब कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जो सिचुएशन के अंडर रहते हुए, मतलब परिस्थितियां ऐसी आ जाए कि वो असंभव हो जाए, वो उसको जो फुलफ़िल है उसके अंदर जो शर्तें दी गई हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, फुलफ़िल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो असंभव हो जाए शर्तें। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप ए को एक घर बेचोगे, ठीक है, बी कॉन्ट्रैक्ट करता है ए से कि वो घर बेचेगा, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल होने से पहले ही वो घर तबाह हो जाए, जल जाए, तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा? मतलब कि जो सब्जेक्ट मैटर था वही गायब हो जाए, वही ना रहे, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही अगर आप ए बी से शादी करने वाला है और शादी होने से पहले ही बी पागल हो जाए या मर जाए,
तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। या फिर जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो अनएथिकल हो जाए, अनैतिक हो जाए, या फिर लोक नीति जो होती है, जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती है उनके अगेंस्ट हो जाए, या फिर जो अगेंस्ट लॉ हो जाए, विधि के अगेंस्ट हो जाए, सरकार के अगेंस्ट, मतलब कोई भी आपने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वो वॉइड कब हो जाएगा, जब ये सब चीज़ें हो जाएंगी। या फिर क्या बोलते हैं, वो असंभव हो जाए उसको फुलफ़िल करना, मतलब कि उसके जो कंडीशंस है उसको फुलफ़िल ही ना कर पाए, तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज आपने जाना कि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब एनफोर्स हुआ था, किसने बनाया, शॉर्ट टाइटल क्या है, सेक्शन 2 में क्या है, मतलब कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्या है जिसे निर्वाचन खंड कहते हैं, प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिसर क्या होता है, प्रॉमिसरी क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में आज आपको इस वीडियो मैंने बताया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे मोटिवेट करें और वीडियोस बनाने में, जिससे कि आप तक मैं और अच्छे से वीडियो पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, घर पे रहें, पढ़ते रहें। नमस्कार।